students, and welcome to Garima Asthana's teaching journey in botany class. Today I shall teach you about how plants are classified according to earlier we were doing taxonomy. I am proceeding that only. जो हम लोग टैक्सोनॉमी कर रहे थे उसी को मैं प्रोसीड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो प्लांट्स को किस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर एनाटॉमी, हाउ दे आर क्लासिफाइड एंड अकॉर्डिंग टू सीजन्स हाउ मच और अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन हाउ दे आर क्लासिफाइड. टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. आज मैं बोर्ड पे नहीं समझा रही हूँ, मैं ऐसे ही आपको समझा रही हूँ फ़िलहाल. टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल. एनुअल का मतलब क्या हुआ? एनुअल का मतलब हुआ, एनुअल मतलब हम अच्छे से जानते हैं साल में एक बार, जहाँ पे साल में जो एक साल के भी ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो साल में एक ही, जैसे हम लोग जानते हैं अच्छे से हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, वी नो इट इन अ वेरी बेटर वे. ये हम लोग बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं. हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज जो बहुत छोटे पौधे होते हैं, बहुत सॉफ्ट जिनका स्टेम होता है, बहुत डेलिकेट होते हैं, वो हर्ब्स होते हैं. जो थोड़े बुशी टाइप के होते हैं वो श्रब्स होते हैं, और जो वुडी होते हैं वो ट्रीज़ होते हैं. ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो जब हम लोग बात कर रहे हैं एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल की अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन, एनुअल प्लांट्स वो हो गए जो साल में एक बार, मतलब कि एक साल तक ही वो उनका सीज़न रहेगा. उसके बाद वो प्लांट मतलब उनका पूरा हार्वेस्टिंग हो जाएगा. जैसे कि बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स हो गए, बहुत सारे ऐसे क्रॉप प्लांट्स हो गए, या बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, ऐसे फ्लावर्स हो गए जो एक साल में जो वो मुरझा जाएंगे पौधे. मतलब जितना हमें कंज्यूम करना है उनके फ्लावर्स को उतना हम कर ले सकते हैं, या फिर जो अगर ग्रेन्स हैं तो ग्रेन्स को भी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं. तो एनुअल प्लांट्स हो गए ऐसे बहुत सारे. उसी तरह से आई शैल गिव यू द एग्जांपल्स के साथ. जैसे अभी तो फ़िलहाल हम यही बता सकते हैं कि जैसे 6 मंथ्स वाले भी होते हैं, हाफ ईयरली टाइप के, जैसे जितने भी ग्रेन्स हो गए, वीट हो गए, मेज, राइस बोल सकते हैं, वीट, राइस को हम लोग पैडी भी बोलते हैं. जब हम लोग खेती करते हैं तो एक्चुअली वो पैडी होता है, धान होता है जिससे राइस के सीड्स निकलते हैं. तो वीट हो गया, राइस हो गया, ये 6 मंथ्स के ये सारे क्रॉप्स में आ जाते हैं. तो जैसे वीट रबी क्रॉप्स में हो गया, उसका रबी सीज़न जो होता है, जिसकी सोइंग होती है अक्टूबर से लेकर के नवंबर में और हार्वेस्टिंग हो जाती है मार्च अप्रैल में. उस तरह के क्रॉप्स को हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं जिसमें वीट आते हैं. और जब हम लोग बात करें अगर खरीफ क्रॉप्स की, तो राइस, पैडी की सोइंग होती है जून के सीज़न में, मई जून में, अप्रैल में से लेके जून तक में, और उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है इन अबाउट अक्टूबर टू नवंबर तक उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है. और पैडी को क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उनके प्लांट्स को, इसीलिए वो खरीफ क्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि जून जुलाई पूरा मानसून सीज़न होता है और ये मानसून के रेनफॉल पैडी के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो 6 मंथ्स के भी होते हैं. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो 1 ईयर के भी होते हैं. अब हम लोग बात कर लें, ये तो हो गए एनुअल प्लांट्स या हाफ ईयरली प्लांट्स भी. एनुअल मतलब एक साल वाले, और हाफ ईयरली मतलब जो 6 मंथ्स तक में ग्रो कर जाए. अब हम लोग बात करें बाइनियल प्लांट्स. ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं. आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. जो बाइनियल पौधे होते हैं, जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं, वो 2 ईयर्स में, मतलब उनका टाइम ड्यूरेशन रहता है 2 ईयर्स. मतलब 2 ईयर्स में वो फुल ऑन ग्रो करते हैं और आफ्टर 2 ईयर्स उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. तो ये हो गए बाइनियल प्लांट्स. और पेरिनियल प्लांट्स में आप सारे ट्रीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं. जितने भी आपके सराउंडिंग में आप वुडी प्लांट्स देखते हैं, जितने भी ट्रीज़ देखते हैं, उनको आप पेरिनियल प्लांट्स में ले सकते हैं. बाइनियल प्लांट्स में भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को भी आप ले सकते हैं. बहुत सारे ऐसे रोज़ हो सकते हैं, जैस्मिन हो सकते हैं, ये भी बाइनियल प्लांट्स में भी हो सकते हैं. और ये बहुत सालों तक रहे तो ये पेरिनियल में भी काउंट हो सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो है तो वही प्लांट, लेकिन वो बाइनियल के तौर पे भी रह सकते हैं और
पेरिनियल के जैसे भी रह सकते हैं। तो पेरिनियल मतलब हो गया जो सालों तक, जैसे मैंगो का ट्री तो वो सालों तक रह सकता है, लीची और बनियान और बनाना, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, पेरिनियल हो जाते हैं, बिकॉज ये सालों तक। कोकोनट ट्री और पाम ट्री, तो जितने भी ट्रीज़ हैं और बैम्बू ट्री, तो ये सब के सब जो हैं, ये यूकेलिप्टस हो गया या टीक हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब आ जाएंगे पेरिनियल में। तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया है हाफ ईयरली, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। वैसे 3 बेसिक तौर पे हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जो हाफ ईयरली, जैसे मैंने बताया, तो इसलिए हाफ ईयरली, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम लोग हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ का, तो वैसे तो बोलना बहुत इजी लगता है। अब हर्ब्स, अब मेन जब हम लोग बात करें, शुरुआत मैं वहाँ से करती हूँ कि किसी भी प्लांट में जब जर्मिनेशन पे मैं आती हूँ कि पौधा किस चीज़ से बनता है, स्टार्ट वहाँ से करते हैं। जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, सीड। तो सीड से सीडलिंग बनता है। सीडलिंग, जब सीड जर्मिनेट करता है तो सीड जर्मिनेट करता है इनटू सीडलिंग, सीडलिंग से फिर प्लांटलेट, डायरेक्ट प्लांट नहीं, सीडलिंग से प्लांटलेट और फिर प्लांटलेट से प्लांट। तो जो सीड जब जर्मिनेट करता है, एक्चुअली सीड के अंदर का एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है, वो 2 सेक्शंस में जर्मिनेट करता है। वैसे तो उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते रहते हैं। सेल डिवीज़न के बारे में अभी हमने सेल चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, तो पहले सेल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेल डिवीज़न पढ़ेंगे इन आवर बायो क्लास। तो माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इन सेल डिवीज़न चैप्टर। अभी फ़िलहाल मैं रफ तौर पे ये बताती हूँ कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। माइटोसिस के थ्रू डिवीज़न होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज माइटोटिक डिवीज़न। तो लगातार वहाँ पे डिवाइड, जब सेल डिवाइड करेंगे तभी जा करके उसमें, जैसे सेल डिवाइड करेंगे मीन्स व्हाट, एक सेल से अगर 2 सेल बने, माइटोसिस में हमेशा 1 सेल से 2 सेल बनता है, लेकिन मियोसिस में 1 से 4 हैप्लॉइड। तो मैं बात मियोसिस की बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, वो सब जब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में, प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, गैमेट्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब जा कर के हम लोग मियोसिस डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना समझते हैं कि माइटोसिस डिवीज़न जो होता है वो एक जनरल टाइप ऑफ डिवीज़न होता है, जिसमें जब सेल को ग्रो करना है, तो जब सेल डिवाइड करेगा तो सेल 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, इस तरह से डबल होता चला जाएगा। तो उस तरह से उस चीज़ में ग्रोथ होता चला जाएगा। फिर सेल डिवाइड करते 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 एक टाइम आएगा जो एक मास में डेवलप कर जाएगा, और उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे, जो सिमिलर फंक्शन करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू। फिर वो टिश्यू और भी डिफ्रेंसिएशन होता चला जाएगा, फिर वो टिश्यू से ऑर्गेन में डेवलपमेंट होगा, और फिर ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने शुरू में भी क्लास में बताया था। हम लोग अब आ जाते हैं वापस से सीड पे। सीड में से जर्मिनेशन जब होता है तो ऊपर में हो जाता है प्ल्यूम्यूल। जब डिवीज़न होगा तो उसको बेसिक में हम पहले ये कर देते हैं। सीड के अंदर का जो एम्ब्रियो है, एक्चुअली उसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है। जो सीड के अंदर का, जब व्हेन आई विल ड्रॉ द डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन, देन यू कैन गेट इट मोर क्लियरली। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे समझाती हूँ। सीड के अंदर का जो एम्ब्रियो होता है वो जर्मिनेट करता है। जो अपर पार्ट होता है एम्ब्रियो का, उसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। तो जो लोअर पार्ट होता है वो दैट गिव्स राइज टू रूट सिस्टम, एंड द अपर पार्ट गिव राइज टू शूट सिस्टम। ये तो बेसिक चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जा कर के हम रूट, स्टेम और लीफ को अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जब हम किसी प्लांट के बारे में बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट रूट, different types of root, shoot, different types of shoot, and leaves, different kinds of leaves, flowers। तो ये सब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें, ये समझें कि जो रेडिकल होता है वो लोअर एक्सिस में होता है। जब सेल डिवाइड किया, एम्ब्रियो डिवाइड किया, 2 बेसिक में डिवाइड किया, रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल। रेडिकल नीचे रूट सिस्टम देगा और प्ल्यूम्यूल ऊपर की तरफ शूट सिस्टम। अब मैं नीचे की तरफ ऊपर की तरफ क्यों बोल रही हूँ,
बिकॉज जो रूट सिस्टम है वो टुवार्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करेगा, जो अर्थ है उसकी तरफ ग्रो करेगा। अर्थ के जैसे कोई चीज़ अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो जाहिर सा बात है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज़ को खींच रहा है, तो रूट जो पौधे की जो जड़ होते हैं वो नीचे की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? जियोट्रॉपिज्म, जियो मीन्स होता है अर्थ एंड ट्रॉपिज्म इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट। तो जब अर्थ की ओर कोई चीज़ मूव करे टुवार्ड्स द अर्थ, दैट इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। अगर अर्थ के तरफ मूव करे तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अर्थ के अगेंस्ट मूव करे दैट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो शूट जो बढ़ता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट नहीं करता, वो ऊपर की ओर जाता है, दैट इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमने पढ़ा? सीड के अंदर एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू रेडिकल एंड प्रीम्यूल, रेडिकल गिव राइज टू रूट सिस्टम एंड प्रीम्यूल गिव राइज टू शूट सिस्टम। रूट सिस्टम से रूट डेवलप करेगा, सिर्फ और सिर्फ रूट सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ रूट डेवलप करेगा, which shows positive geotropism, and shoot system will give rise to other parts of the plant except root. रूट को छोड़ करके जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट होंगे वो शूट सिस्टम से ही डेवलप करेंगे। तो शूट सिस्टम में क्या क्या आ जाएंगे? स्टेम आ जाएगा, प्लांट के दूसरे पार्ट आ जाएंगे, स्टेम आ जाएगा, लीव्स आ जाएंगे, फ्लावर्स आ जाएंगे, वही फ्लावर्स कल को फिर फ्रूट में डेवलप करेंगे तो वो फ्रूट भी आ जाएंगे। ये सारे के सारे आ जाते हैं शूट सिस्टम में और सभी ऊपर की ओर ग्रो करेंगे। जब भी हम किसी पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं तो उसका तना ऊपर की ओर, कुछ दिन पहले उसका हाइट कम होता है, फिर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होता चला जाता है। लेकिन जब भी हम किसी पौधे को ग्रो करते देखते हैं, जब हम उसको अगर डिग आउट करें और हम उसके नीचे का स्टडी करें, तब हम देखते हैं कि उसका जो जड़ है, उसका जो रूट है वो गहरा होता चला जा रहा है। जब वो प्लांट बिल्कुल प्लांटलेट के फॉर्म में है तो उसका रूट बहुत कम डेप्थ में होगा, लेकिन जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, वो रूट जो है वो अर्थ के डेप्थ में बढ़ता चला जाएगा। अब यू कैन इमेजिन जो बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, काफ़ी गहराई तक। दैट इज़ वाई इट्स नॉट सो ईजी कि हम उनको आराम से उखाड़ दें, और उखाड़ना सही भी नहीं है। हमें प्लांटेशन ज़्यादा करना चाहिए, ना कि पौधे को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। हाउ मच प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट, वी ऑल नो इट वेरी वेल। तो एनीवेज उस टॉपिक पे अभी नहीं उतना जाते हैं। अभी यही मैं बात कर रही थी रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम पे पहले आते हैं। अब रूट सिस्टम में रूट है, तो रूट क्या सारे पौधे के रूट एक जैसे होते हैं? नहीं, जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स भी क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक तरीका होता है टैप रूट। रूट को भी 2 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट का मतलब होता है जब मेन एक्सिस से जब रूट डेवलप करे, प्लांट का एक सर्टेन मेन एक्सिस होता है जहाँ से रूट को प्रॉपरली, जो हम इमेजिन करते हैं कि हाँ यहाँ से रूट अब निकलना चाहिए, तो वहीं से रूट निकल रहा है, दैट इज़ नोन एज टैप रूट। वो इस तरह से ग्रो करेगा, जैसे कि मैं ड्रॉ करके डायग्राम आपको बताऊंगी। टुडे आई एम एक्चुअली वेरी टायर्ड ड्यू टू सम वर्क, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग बोर्ड। और जब हम एडवेंटिशियस रूट के बारे में बात करें तो एडवेंटिशियस रूट मेन एक्सिस के अलावा वो कहीं से भी लैटरली, मतलब साइड से या प्लांट के किसी भी जगह से जब कभी कभी रूट स्टार्ट हो जाता है निकलना। अब किसी भी जगह से मतलब ये नहीं है कि शूट सिस्टम से, उसका जोन रूट सिस्टम में ही होना चाहिए, लेकिन वो मेन एक्सिस से नहीं ये करके कभी कभी लैटरल साइड से निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो इस तरह से रूट को हम लोग 2 काइंड्स में स्टडी करते हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी रूट्स होते हैं जो मॉडिफाइड रूट्स होते हैं, जो नीचे की ओर इस तरह से वो डेवलप करते चले जाते हैं और डेवलप करते करते उसमें बहुत सारा स्टार्च स्टोर्ड हो जाता है और वो जा कर के एक प्लांट में डेवलप कर जाते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे राइजोम्स को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं एडवेंटिशियस रूट्स में। उसी तरह से हम लोग कुछ शूट भी होते हैं,
जो नीचे की ओर ग्रो करते हैं और उनका मतलब इतना ज़्यादा उसमें स्टार्च डेवलप हो जाता है, जैसे मॉडिफाइड शूट जिनको बोलते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, बल्ब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो मॉडिफाइड रूट हैं उनमें भी अलग अलग वैरायटी हैं। उनमें हो जाते हैं ट्यूबर्स में पोटैटो हो गया, या राइजोम्स में जैसे जिंजर हो गया, या जो टर्मरिक का प्लांट हुआ वो हो गया, वो सब राइजोम्स टाइप के कैटेगरी में आ गए। उसी तरह से हम लोग बात करें बल्ब की, तो बल्ब में अनियन हो गया, गार्लिक हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सब भी रूट के ही मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। तो रूट में जब हम लोग देखें तो बेसिक रूप से 2 कैटेगरी में हो गया, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, और उसके अलावा मॉडिफाइड रूट। फिर वी शैल स्टडी इन डिटेल्स द नेक्स्ट क्लास। अब हम लोग बात कर लें शूट सिस्टम में। तो शूट सिस्टम में जब हम लोग स्टेम का बात करें तो 2 कैटेगरी में हम स्टेम को ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं, हर्बेसियस स्टेम एंड वुडी स्टेम। जो स्टेम जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ स्टेम होंगे वो हर्बेसियस स्टेम कहलाएंगे। हर्बेसियस मतलब कि हर्ब टाइप, और मतलब बिल्कुल पतले टाइप के, लचीले टाइप के, तो वो हो जाएंगे हर्बेसियस स्टेम। और जिनमें बहुत ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ होगा, जिनमें जाइलम बहुत ज़्यादा बनेगा, उनको हम बोलेंगे वुडी स्टेम। अब ये जाइलम बहुत ज़्यादा बनेगा और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, ये सब जब हम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम इसी में पढ़ेंगे, और हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ, हम लोग कैम्बियम किसको कहते हैं, और जाइलम के कारण ही वुड कैसे बनता है। क्योंकि जब हम लोग किसी प्लांट को देखते हैं कि वो वुडी है, इट मीन्स कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जाइलम है, क्योंकि जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है और वो उसका काम है, वो वैस्कुलर बंडल में आता है, उसका काम है वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना। और जाइलम के कारण, जाइलम और फ्लोएम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है। वो कैसे होता है, और प्लांट में 2 तरह का ग्रोथ होता है, एक प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। जो सिंपली प्लांट का जैसे सिंपली बढ़ना और ग्रो करना, that is known as primary growth, into growth of plant into different axis laterally and vertically and erect way, वो हम लोग बोलते हैं उसको प्राइमरी वे में, जो हम एक पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन जब उसके अंदर और भी बहुत सारे टिश्यूज़ बनने शुरू होते हैं और उसके अंदर वुडी स्ट्रक्चर आना शुरू होता है, और उसके अंदर बहुत सारे, जैसे रबड़ का प्लांट देख ले तो उसमें लेट्यूस, सॉरी नॉट लेट्यूस, क्या उसको बोलते हैं, गम, उस तरह की चीज़ें अगर आ जाती हैं तो वो हो जाता है क्या, मतलब स्टिकी जैसा, कुछ लिक्विड जैसा जो आ जाता है, तो वो हो गया रबड़ प्लांट। उस चीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे जाकर के रबड़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो वो सब भी सेकेंडरी ग्रोथ का ही नतीजा है। जो भी चीज़ें हम लोग को गम्स एंड रेजिन्स, ये सारी चीज़ें जो प्लांट से मिलती हैं, जिससे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, एग्जाम्पल रबड़ प्लांट, तो ये गम्स जो रबड़ प्लांट में से निकलते हैं, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ का ही नतीजा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी वी शैल डिस्कस लेटर। अभी फ़िलहाल हम लोग समझते हैं कि 2 कैटेगरी में जैसे डिवाइड कर रहे हैं स्टेम को, हर्बेसियस स्टेम एंड वुडी स्टेम। जो सॉफ्ट स्टेम होंगे, जो फ्लेक्सिबल स्टेम होंगे, वो हर्बेसियस स्टेम होंगे, और जो वुडी स्टेम होंगे मतलब उनमें ज़्यादा जाइलम होगा, क्योंकि उनको वाटर, क्योंकि जाहिर सा बात है कि वुडी स्टेम होंगे तो प्लांट क्या होगा, पेरिनियल होगा, और पेरिनियल प्लांट होगा तो बहुत टॉल ट्रीज होंगे, तो वहाँ पे कंडक्टिंग का काम ज़्यादा करना है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वहाँ जाइलम का होना बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया स्टेम के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, वी शैल डिस्कस अबाउट लीव्स एंड फ्लावर्स। फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को और भी ज़्यादा डिटेल्स, फ़िलहाल तो मैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और कंटिन्यू करूँगी और डायग्रामेटिकली, और तब जा कर के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अबाउट लीव्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स, उनके लीव्स में जो वेनेशन होता है वो किस हिसाब से, वेनेशन के हिसाब से लीव्स को कैटेगराइज किया गया है इनटू पैरेलल वेनेशन। अंदर में जो वेन्स होते हैं, जब आप कभी ध्यान से लीव्स को ऑब्जर्व करो तो आपको पतले पतले से उसमें
वेन्स जैसे, बिल्कुल फाइन थ्रेड जैसा लगेगा कि अंदर में इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो वो जो वेन्स होते हैं वो उनमें एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है और एक कैटेगरी होता है पैरेलल। तो किन लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है और किन लीव्स में रेटिकुलेट होता है विद एग्जांपल्स, उस हिसाब से, और लीव्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से कि किस किस तरह के लीव्स होते हैं। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनमें क्यूटिकल का लेयर बना होता है, जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनके। अब मैं बात कर लूँ हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स की। तो जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इनके जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब काफ़ी लचीले तरह के स्टेम होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होते हैं। अगर वो हार्ड और वुडी स्टेम होंगे तो वो सड़ सकते हैं, डिके हो सकता है उनका, वो गल सकते हैं। लेकिन उनको वाटर करंट में सर्वाइव करना है, इसलिए इस तरह के स्टेम, जितना फ्लेक्सिबिलिटी उनमें रहेगा, जितने पतले रहेंगे, जितने फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रह पाएंगे और उस स्ट्रॉन्ग करंट में सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन जब मैं बात करूँ लीव्स की, तो इस तरह के प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। ये वैक्सी कोटिंग जो ऊपर का एपिडर्मल लेयर होता है, एपिडर्मिस, उसके ऊपर पाया जाता है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा वाटर में लीव्स को सड़ने या गलने से बचाता है। अब एपिडर्मिस क्या, मैं जब टिश्यू के बारे में, हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि जो सबसे अपर लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल लेयर या एपिडर्मिस। और इसी एपिडर्मिस के ऊपर में एक वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स के ऊपर। बहुत सारे प्लांट्स में स्टेम के ऊपर भी वैक्सी कोटिंग होती है। ये वैक्सी कोटिंग वाटर से प्रोटेक्ट करता है प्लांट्स को। तो अभी तक के लिए इतना ही, जो मैंने थोड़ा बहुत बताया है आप लोग को अबाउट रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। इन सब चीज़ों पे आप लोग थोड़ा सा स्टडी करना, और आगे के क्लास में मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। और ओके, थैंक यू, नमस्ते।